कर लिया बच्चों, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कल हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था। हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, फिर हमने उनके फीचर्स देखे, प्रॉपर्टीज़ देखी। होप सो कि आप सबने कल वाला लेक्चर देखा होगा। ठीक है, इसको आपने साथ साथ याद भी करना है लेक्चर्स को। तो आज का बच्चों हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हमारी डेली लाइफ के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है। काफ़ी इजी है, आप लोग ऑलरेडी फेमिलियर हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम डेली लाइफ के अंदर अभी हमारी जो लाइफ है मोस्टली डिपेंड करी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर। जैसे देखें, अभी आप सुबह उठे, आपने नाश्ता किया है, तो सारा जो आपने खाना खाया, आपने पराठा खाया, ब्रेड खाई, आपने एग खाया, तो सारी प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अगर आप कहीं आते जाते हो, आप जो गाड़ी यूज़ कर रहे हो, पेट्रोल, वो आपके पास क्या है, वो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है। आप जो कपड़े यूज़ कर रहे हो, कॉटन, वो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, मोस्टली इसके अलावा एक आपके पास नेचुरल पॉलीमर्स हैं, जैसे अभी हम फूड के लिए यूज़ करें या पेट्रोल, ये चीज़ें। कुछ हमारे पास जो सिंथेटिक सब्सटेंसेस हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कल हमने देखा कि लैब्स के अंदर अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी बनाए जा सकते हैं। तो पॉलीमर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रबर, प्लास्टिक वगैरह, ये सारी हमारी मोस्टली लाइफ के अंदर ये चीज़ें भी काफ़ी यूज़ हो रही हैं। आर्टिफिशियल सिल्क, ये सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें ऑर्गेनिक हैं। तो मीन्स अगर हम बात करें कि हम अपनी लाइफ के अंदर 80 to 85% जो है वो डिपेंड कर रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर। तो इसी से रिलेट करिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस के वाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सो मच इम्पॉर्टेंट। तो आपके पास इंपॉर्टेंस के अंदर बच्चों क्या गिवन है कि सारे के सारे केमिकल रिएक्शंस जो कि लिविंग सिस्टम्स के अंदर हो रहे हैं, उन सब की नेचर क्या है, ऑर्गेनिक है। एंड आपके पास जो नेचर के अंदर बाकी जो प्रोसेसेस हैं आपकी बॉडी के अंदर हैं, प्रोटीन्स हैं, एंजाइम्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, विटामिन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, इन सब के अंदर क्या है, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। उन सब के अंदर थाउजेंड्स ऑफ कार्बन एटम्स हैं। ठीक है, अगर हम इनकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो हम मोस्टली डिपेंडेंट हो गए इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर, जो कि नेचर के अंदर हमारी फूड के लिए, मेडिसिन के लिए, क्लॉथिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट डिफरेंट उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स भी कर रहे हैं। डिफरेंट जो नए जो सब्सटेंसेस हैं, ये जो चीज़ें वो सिंथेसाइज हो रही हैं। जैसे देखें, लकड़ी जो कि यूज़ होती थी फर्नीचर के अंदर, चेयर्स वगैरह बनाने के अंदर, टेबल के अंदर, अब अगर नेचुरल जो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, अगर वो विद द पैसेज ऑफ टाइम डिप्लीट हो रहे हैं, तो साइंटिस्ट लैब के अंदर आर्टिफिशियल या हम जिन्हें कह रहे हैं कि सिंथेटिक कंपाउंड्स सिंथेसाइज करें इस तरह के सब्सटेंसेस। अब जो चेयर्स हैं वो मोस्टली आपके स्कूल कॉलेजेस के अंदर भी जो चेयर्स हैं वो मोस्टली प्लास्टिक की हैं, ठीक है, लकड़ी की नहीं है। तो नेचुरल सोर्सेज को भी क्या कर रहे हैं, आपके पास से रिप्लेस किया जा रहा है विद आर्टिफिशियल सोर्सेज। और वो जो आर्टिफिशियल सोर्सेज हैं उनकी जो कंपोजिशन है वो भी ऑर्गेनिक ही है। ठीक है, इसी तरह से आपके पास जो सिल्क है, एक आर्टिफिशियल सिल्क जो बनाया जा रहा है, वो भी सारा आपके पास क्या है, उसी की जो बेस वही है जो प्रोटीन यूज़ होती है नेचुरल सिल्क बनाने में। उसी तरह का एक पैटर्न डिज़ाइन किया जाता है और उसको सिंथेसाइज किया जाता है। ठीक है, बाकी अगर मेडिसिन की बात करें तो आपके पास कुछ मेडिसिन हैं जो नेचुरल सोर्सेज है, हर्ब्स वगैरह। ठीक है, और जो कुछ आपके पास जो है वो आर्टिफिशियल बेस के साथ बनाई जा रही हैं। तो मीन्स के अगर नेचुरल सोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं तो उनको कन्वर्ट किया जा रहा है या उनकी जगह उनको रिप्लेस किया जा रहा है विद द सिंथेसाइज्ड सोर्सेज, जिनको लैब में उस तरह की चीज़ें सेम बनाने की कोशिश की जा रही है। तो मोस्टली जो हमारी लाइफ वो डिपेंड करी। देखें, प्लास्टिक, सिंथेटिक रबर जिसको प्रिपेयर किया जा रहा है, मेडिसिन है, प्रिजर्वेटिव्स हैं जो फूड को प्रिजर्व करने के लिए, पेंट्स हैं, वार्निशेस आपके पास क्या होते हैं बच्चों, किसी भी लकड़ी, इस तरह आप देखिए ना, लकड़ी जो फर्नीचर होता है उसकी सरफेस शाइनी होती है। ठीक है, वो शाइनी सरफेस क्यों होती है कि उसके ऊपर एक शाइनी मटेरियल पेस्ट किया हुआ होता है, लगा हुआ होता है, ताकि वो लकड़ी और इस तरह की चीज़ जो है वो उसे पानी इस तरह की चीज़ों से बच जाए। तो ये आप इसको कह सकते हो एक प्रोटेक्टिव कोटिंग। वार्निशेस एक्चुअली रेजन्स हैं। ठीक है, दीज आर द प्रोटेक्टिव कोटिंग्स और डिफरेंट सब्सटेंसेस, प्लास्टिक्स के ऊपर, इसके ऊपर, फर्नीचर के ऊपर, जो लकड़ी के ऊपर मोस्टली इसको यूज़ किया जाता है। टेक्सटाइल फाइबर्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, डिटर्जेंट्स, कॉस्मेटिक्स, डाइज, डिफरेंट कलर्स, ये सारी की सारी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। एंड नीचे आपको फिर वही चीज़ गिवन है कि व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ दी सिंथेटिक कंपाउंड्स। दी सिंथेटिक कंपाउंड्स प्रिवेंट द शॉर्टेज ऑफ द नेचुरली अकरिंग प्रोडक्ट्स के विद द पैसेज ऑफ टाइम। अगर वो कम हो रही हैं तो उनको रिप्लेस किया जा रहा है विद दी सिंथेटिक कंपाउंड्स। सो दिस वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नेक्स्ट हम आते हैं बच्चों, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, के हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम कहाँ से लेते हैं। वैसे तो अगर हम डिटेल के अंदर बात करें तो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मल्टीपल सोर्सेज हैं, सारी सी बात है। अगर हम लिविंग बॉडीज़ की बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। हम एज अ ह्यूमन हम प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ से लेते हैं, हमारे पास सोर्सेज मेनी है प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, लेकिन यहाँ मेनी जो बात हो रही है, जो सोर्सेज की बात हो रही है, वो इन द टर्म्स ऑफ एनर्जी कॉन्टेंट हो रही है कि कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है,
तो उसके अंदर यहाँ जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे जैसे आपके पास नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम है, कोल है, इनकी बात की जा रही है, ठीक है। वैसे अगर हम सोर्सेज की बात करें ना तो सोर्सेज हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हैं। आपके पास प्लांट्स, एनिमल्स की जो लिविंग बॉडीज़ हैं, प्लांट्स हैं, वो हमें डेली लाइफ के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो वो प्रोवाइड कर रहे हैं उससे चीज़ें। लेकिन अभी हम यहाँ जस्ट एनर्जी सोर्स लाइक जहाँ से हमें हमारा पेट्रोल, इस तरह की चीज़ें आती हैं, ठीक है। हम जस्ट उन सोर्सेज की चैप्टर के अंदर भी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने इसको नहीं माइंड में रखना कि जस्ट ये 3 सोर्सेज या 3-4 जो भी हम इधर पढ़ेंगे, इसके अलावा भी काफ़ी सोर्सेज हैं। तो अगर हम यहाँ बच्चों जैसे आपकी बुक के अंदर मेंशन है, अगर हम सोर्सेज की बात करें तो हमारे पास पेट्रोलियम, कोल, नेचुरल गैस, या आपके पास रिजर्वायर्स हैं फ्रॉम विच मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑब्टेन्ड। दीज आर कॉल्ड द फॉसल फ्यूल्स। वाइल दीज आर कॉल्ड द फॉसल फ्यूल्स, आपको बच्चों पता है नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, पेट्रोल, ये चीज़ें कैसे बनती हैं? जब प्लांट्स एनिमल्स की डेथ हो जाती है, ठीक है, ज़मीन के अंदर वो लेयर्स टू लेयर्स उनकी वो बरीड होते जाते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। मींस एक प्लांट या एनिमल की डेथ हुई, ज़मीन के ऊपर उनकी जो बॉडी है वो पड़ी रही, ऊपर लेयर्स, ऊपर मिट्टी इकट्ठी होती गई, लेयर्स बनती गई। तो वो विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है कि ऊपर से प्रेशर डलता जाता है और ऑक्सीजन की कमी है ना, ज़ाहिर सी बात है ऊपर लेयर्स जब बनती जाएंगी तो वो ऑक्सीजन तो नहीं होगी। तो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर उनकी बॉडी के अंदर डिकम्पोजिशन का प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। तो उनकी बॉडी डिकम्पोज हो गए तो एट द एंड स्टेज के ऊपर क्या हो जाता है, या तो वो गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है या वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड फॉर्म के अंदर। तो आपके पास ये वाले जो है इनको हम कहते हैं फॉसल फ्यूल्स। व्हाट आर द फॉसल फ्यूल्स? फॉसल फ्यूल्स आर द रिमेन्स ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। उनकी बॉडी के जो रिमेनिंग पोर्शंस रह जाते हैं आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। एंड आपके पास कह रहे हैं कि वट हाउ फॉसल फ्यूम्स आर द फॉर्म, दीज आर द रिमेन्स ऑफ द प्लांट्स एंड द एनिमल्स एंड दीज आर फॉर्म्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड फ्रॉम द डिके ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। अब इसके अंदर हम सबसे फर्स्ट में बात कर रहे हैं कोल की, कि हाउ कोल इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लिविंग सोर्सेज लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो सबसे फर्स्ट में हम कोल की बात कर रहे हैं कि कोल हमें कैसे मिलती हैं। अब इसमें आपको जो यहाँ जो गिवन है, ये पैराग्राफ अभी हम बाद में रीड करते हैं। सबसे फर्स्ट में बच्चों देखो क्या होता है कि किसी भी प्लांट की जब डेथ होती है, ठीक है, मेनली हम बात करें प्लांट की, किसी भी प्लांट की जब डेथ होती है, उसके लीव्स हैं, उसकी रूट्स हैं, उसके शूट्स हैं, वो सारी की सारी क्या हो जाते हैं, ज़मीन के अंदर बरीड हो जाते हैं। मीन्स वो वुड है ना, ठीक है, तो वो ज़मीन के अंदर क्या हो जाते हैं, बरीड हो जाते हैं। अब क्या होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अब ज़मीन के ऊपर ये चीज़ है, ऊपर क्या होगी, मिट्टी आती जाएगी, ये लेयर्स के अंदर क्या होती जाएगी, ये दबते जाएंगे। विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता जाएगा, लेयर्स के अंदर ये नीचे प्रेस होते जाएंगे। तो जैसे जैसे ये नीचे जाएंगे, काफ़ी टाइम लगेगा इस प्रोसेस में, जैसे जैसे ये नीचे जाएंगे तो क्या होता जाएगा, ऊपर से इनके ऊपर प्रेशर ज़्यादा होता जाएगा। आपके पास यहाँ क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, प्रेशर एंड टेम्परेचर ज़्यादा होगा। एंड सेकंड क्या होगा कि आपके पास क्या होगी, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कम होती जाएगी, ऑक्सीजन। तो आपको पता है बच्चों कि ये जो सब्सटेंसेस है बायो के अंदर आप पढ़ते हो डिकम्पोजिशन प्रोसेस, ठीक है, लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स उनकी बॉडी डिकम्पोज होती है, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता जाएगा, इनके अंदर डिकम्पोजिशन का प्रोसेस होगा। तो जब डिकम्पोजिशन का प्रोसेस होगा, इसके अंदर क्या होंगे, कुछ जो सब्सटेंसेस हैं वो गैस की फॉर्म के अंदर रिलीज होते जाएंगे। तो एट द एंड आपके पास एक हार्ड मैस रह जाएगा, एक सॉलिड मैस रह जाएगा, डेट वन विल बी टर्म्ड एज द कोल। वो जो सॉलिड मैस होगा डेट विल बी टर्म्ड एज द कोल। तो हम अभी इसमें पढ़ेंगे कि हाउ वुड इज़ कन्वर्टेड इनटू कोल, कि कोल के अंदर वुड कैसे कन्वर्ट होती है। अच्छा, अब एक चीज़ देखें बच्चों, अगर हम बात करें वुड की, तो वुड के अंदर आपके पास कार्बन है। अगर मैं स्टार्ट करी हूँ वुड से, तो वुड के अंदर आपके पास कार्बन है 40%, ठीक है। वुड आपका सेल्यूलोज का बना हुआ है ना, तो आपको पता है उसके अंदर कार्बन भी, हाइड्रोजन भी, ऑक्सीजन भी है, ठीक है। तो आपके पास वुड है कार्बन 40%। अब क्या होगा, जैसे जैसे वो ज़मीन के अंदर बरीड होगी, प्रेशर एंड टेम्परेचर उसके ऊपर लगेगा, तो आपके पास इस वुड के अंदर जब प्रेशर अप्लाई होगा तो डिफरेंट सब्सटेंसेस लाइक जो ऑक्सीजन है वो वहाँ से रिमूव आउट हो रही, हाइड्रोजन जो है वो रिमूव आउट हो रही, तो बाकी जो सब्सटेंसेस हैं वो वहाँ से गैसियस फॉर्म के अंदर रिमूव आउट होते रहेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि इसके अंदर कार्बन का जो प्रोपोर्शन है वो इंक्रीज होता जाएगा। अगर हम कहें कि कार्बन की जो कंट्रीब्यूशन है, जो कार्बन का पोर्शन है वो इंक्रीज होता जाएगा, तो क्या होगा कि वुड फर्स्ट स्टेज के अंदर एक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होगी, दैट विल बी टर्म्ड एज द पीट। अब जो पीट है इसके अंदर कार्बन कंटेंट, हम कहते हैं कि इसके अंदर कार्बन कंटेंट है 60%, ठीक है। फिर पीट नेक्स्ट कन्वर्ट होगी लिग्नाइट के अंदर। लिग्नाइट के अंदर जो कार्बन कंटेंट है वो अगर मैं बात करूँ तो ये कार्बन कंटेंट है 70%,
क्यों कार्बन, वाई देयर इज इंक्रीज इन द कार्बन कॉन्टेंट, बिकॉज ऑल द अदर सबस्टांसेज आर कन्वर्टिंग इनटू द गैसियस स्टेट। कार्बन जो है वो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है ना, तो अगर ऑक्सीजन होती तो फिर कार्बन तो कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्म के अंदर निकल जाता, लेकिन यहाँ आपके पास क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की एब्सेंस है तो कार्बन तो रिलीज़ नहीं हो रहा, तो कार्बन क्या होगा, वो प्योर कार्बन की फॉर्म के अंदर ही, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता जाएगा, आप कहोगे विद द पैसेज ऑफ टाइम इसके अंदर जो कार्बन कॉन्टेंट है उसके अंदर इंक्रीज आता जाएगा। तो अब ये जैसे हमारे पास पीट है, लिग्नाइट है, ये आपके पास डिफरेंट फॉर्म्स हैं कोल की, ठीक है। अभी हम इसको पढ़ते हैं कि हमारे पास ये जो कोल की डिफरेंट फॉर्म्स हैं किस तरह से बनती हैं। देखिए मैंने आपको बताया विद द पैसेज ऑफ टाइम ये डिफरेंट शेप्स के अंदर, डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर जब जाएगा तो इसके अंदर कार्बन कंटेंट या कार्बन की परसेंटेज इंक्रीज कर रही है, ठीक है। द इंक्रीज इन द कार्बन कंटेंट विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड अंडर अ नेचुरल प्रोसेस, एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू अगर कार्बन का कॉन्टेंट विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज हो रहा है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। अभी हम इसको देखते हैं कार्बोनाइजेशन को इसके अंदर। तो हमारे पास क्या गिवन है बच्चों, कोल के अंदर क्या गिवन है कि इट इज़ बिलीव दैट द कोल इन नेचर वाज फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ द ट्रीज बेरिड इनसाइड द अर्थ क्रस्ट सम 500 मिलियन ईयर्स अगो। मीन्स दिस वन इज़ अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस ड्यू टू द बैक्टीरियल एंड द केमिकल रिएक्शंस ऑन द वुड इट गॉट कन्वर्टेड इनटू पीट। तो सबसे फर्स्ट में किस में कन्वर्ट होती है, पीट में, जो कि इनिशियल फॉर्म है कोल की। Then as a result of the high temperature and the high pressure inside the earth crust, peat got transformed into coal. कोल का मतलब है ये कोल की नेक्स्ट फॉर्म्स के अंदर जो पीट है वो कन्वर्ट होती जाती है, ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको बताया। तो इसको देखें, नेक्स्ट आपके पास कोल की जो इंपॉर्टेंस है वो गिवन है। उससे पहले हम देखें आपके पास ये जो प्रोसेस है बच्चे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज़। ये क्वेश्चन तो मैं आपसे कहूँ कि 80 to 90% चांसेस होते हैं चैप्टर से क्वेश्चन आने के, हाउ वुड इज़ कन्वर्टेड इनटू कोल, ठीक है। तो आपके पास ये स्टार्ट में क्या है, वुड है जो कि डेड प्लांट एंड ट्रीज़ है आपके पास। तो उसके बाद आपके पास क्या होगा, आपके पास होगा एक बैक्टीरियल प्रोसेस बैक्टीरियल एंड केमिकल रिएक्शंस के रिजल्ट में फर्स्ट में कन्वर्ट होगा पीट के अंदर। देन पीट को जब हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर प्रोवाइड किया जाएगा कन्वर्ट होगा लिग्नाइट के अंदर। उसको फर्दर प्रेशर का मतलब है कि जैसे जैसे ही ज़मीन के अंदर दबता जाएगा ऐसे ऐसे प्रेशर बढ़ता जाएगा और जैसे जैसे टाइम ज़्यादा होता जाएगा एंड नेक्स्ट इट विल बी कन्वर्टेड इनटू बिटुमिनस कोल। बिटुमिनस कोल पे फर्दर जब प्रेशर अप्लाई होगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंथ्रासाइड के अंदर। तो अभी हम यहाँ देखें अगर कार्बन कॉन्टेंट की बात करें तो वुड के अंदर अगर हम देखें तो इसमें 40 to 50% कार्बन है। तो हम एक रफली एस्टिमेशन लिखते हैं कि 40% इसमें कार्बन है। पीट के अंदर कार्बन है 60%, लिग्नाइट के अंदर जो कार्बन है वो आपके पास है 70%, ठीक है। बिटुमिनस कोल के अंदर आपके पास जो कार्बन होता है दिस वन इज़ द 80% एंड एंथ्रासाइड के अंदर जो कार्बन है बच्चों ये आपके पास है 90%, ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि हमारे पास जो इन सब के अंदर कार्बन कंटेंट ही है, अब कोल को हम यूज़ कहाँ करते हैं, कोल को हम बर्निंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। बर्निंग प्रोसेस के अंदर ये इनको भट्टी वगैरह के अंदर, जहाँ चिमनीज़ वगैरह के अंदर जहाँ हमने हीट करना हो, थर्मल पावर स्टेशंस के अंदर इनको यूज़ किया जाता है, जहाँ बिजली बनाई जाती है ना वहाँ हीट करने के लिए, पानी को हीट करने के लिए थर्मल पावर स्टेशंस के अंदर इनको यूज़ किया जाता है। तो यूजेस तो इसके काफ़ी ज़्यादा है डेली लाइफ के अंदर, घर के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं एज एन एनर्जी सोर्स। तो कौन सी वाली कोल की फॉर्म ज़्यादा अच्छी है और कौन सी वाली अच्छी नहीं है। अब देखें आपका जो बर्निंग का प्रोसेस है ना, किसी भी चीज़ को बर्न करना मतलब उससे एनर्जी लेना, तो बर्निंग का प्रोसेस डिपेंड करता है, आप कहो कि बर्निंग जो है वो आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बर्निंग इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परसेंटेज ऑफ कार्बन। किसी चीज़ में कार्बन जितनी ज़्यादा होगी उसकी बर्निंग इतनी एफिशिएंटली होगी। जिस चीज़ में कार्बन कम होगी वो कार्बन तो मतलब एनर्जी तो कम प्रोड्यूस होगी, बाकी जो गैसेज है ना वो ज़्यादा रिलीज़ होंगी, ठीक हो गया। बाकी जो इम्प्योरिटीज़ हैं, अगर हम बात करें कार्बन को मेन कॉन्स्टिट्यूएंट कंसिडर करें तो हम यहाँ कहते हैं कि बाकी जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो गैशियस फॉर्म के अंदर ज़्यादा रिलीज़ होंगी। तो आपके पास जो मेन कंटेंट है, जो कार्बन कंटेंट है वो कम होगा। तो उसके अकॉर्डिंग देखें तो बर्निंग का परसेंटेज ऑफ कार्बन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम बात करें क्वालिटी की तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके पास अच्छी क्वालिटी की कोल आती जाती है, ठीक है। तो हम देखें जो एंथ्रासाइट है वो आपके पास सबसे बेस्ट क्वालिटी की कोल है। तो इसके अंदर ये जो पीट एंड लिग्नाइट है ये वो हमारे पास कोल की वो फॉर्म है जिसको जैसे घर के अंदर हम बारबेक्यू के लिए यूज़ के लिए हम कोल को यूज़ करते हैं, ठीक है, कोयले जो हम यूज़ करते हैं। एंड एंथ्रासाइड और ये जो है इसको प्रॉपर जैसे हायर एप्लीकेशन इंडस्ट्रियल फील्ड्स के अंदर इनको यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो आपके पास क्या है कि जितना आपके पास कार्बन कॉन्टेंट ज़्यादा होगा इतनी एफिशिएंट बर्निंग होगी। कार्बन कॉन्टेंट ज़्यादा होने का मतलब है कि आपको थोड़ी कोल की अमाउंट चाहिए होगी और एफिशिएंटली वो प्रोसेस चलेगा। अगर कार्बन कॉन्टेंट कम है तो आपको ज़्यादा अमाउंट, जैसे लकड़ी आपको बहुत ज़्यादा चाहिए होती है किसी भी, उसके मुकाबले में कोयले या वो चीज़ें आपको कम चाहिए क्योंकि उनके अंदर कार्बन की जो परसेंटेज है वो काफ़ी ज़्यादा है।
तो अगर हम तो ये आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों के हाउ वुड इज़ कन्वर्टेड इनटू कोल। अब इसके अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें, इट इज़ इंपॉर्टेंट सॉलिड फ्यूल बिकम्स अ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हेन सब्जेक्टेड टू कार्बोनाइजेशन एंड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। कि आपके पास जो वुड है उसको हम कोल को भी फर्दर हम हीट करें ना तो उससे भी डिफरेंट जो हमारे पास कंपाउंड्स आ सकते हैं। सबसे फर्स्ट बच्चों एक चीज़ देखें कि कार्बोनाइजेशन एंड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। कार्बोनाइजेशन बच्चों आपके पास एक नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वुड इनटू कोल और कन्वर्जन ऑफ कोल इनटू फर्दर नेक्स्ट स्पीशीज़। लेकिन आपके पास जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन है ये आपके पास एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है या जिसे आपको एक लैब प्रोसेस है। देखिए अगर हम चाह रहे हैं कि अगर हम नेचुरली बनाना चाह रहे हैं, कोल को बनाना चाह रहे हैं, तो वो एक नेचुरल प्रोसेस होगा। प्लांट्स की डेथ होगी, ज़मीन के अंदर वो बरीड होंगे, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो आहिस्ता आहिस्ता कोल के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो वो एक आपके पास नेचुरल प्रोसेस है। एंड जैसे मैंने आपको बताया नेचुरल प्रोसेस के थ्रू कार्बन का कंटेंट उसके अंदर इनहेंस होगा, इंक्रीज होगा। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द कार्बोनाइजेशन। दिस वन इज़ अ नेचुरल प्रोसेस एंड दिस प्रोसेस टेक्स टाइम। इसके अंदर आपके पास काफ़ी ज़्यादा साल लग जाते हैं इस प्रोसेस को होने में। उसके साथ कंपैरिजन में अगर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन देखें तो ये अगर हम लैब के अंदर ना अर्जेंट बेसिस पे कराना चाह रहे हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हम उसको कोल को जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर या प्रेशर प्रोवाइड करते हैं और उसको डिकम्पोज करने की कोशिश करते हैं। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन मींस कि किसी भी चीज़ को डिकम्पोजिशन करके उसके अंदर जो कंपोनेंट, डिस्टिलेशन का मतलब है कंपोनेंट्स को सेपरेट करना, तो उसको डिकम्पोज करके उसके अंदर जो कंपोनेंट्स उसको सेपरेट कर लिया जाता है। तो ये आपने डिफरेंस माइंड में रखना है कि कार्बोनाइजेशन एंड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के अंदर ये डिफरेंस है। मतलब दोनों प्रोसेसेस हम यूज़ कर सकते हैं टू कन्वर्ट कोल इनटू फर्दर डिफरेंट सब्सटेंसेस। व्हेन कोल इज हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर, आपने ये हमेशा जो प्रोसेस ऑक्सीजन के एब्सेंस में कराना है, टेम्परेचर आपके पास गिवन है 500 to 1000, इट इज़ कन्वर्टेड। ये फर्दर जो डिफरेंट इसकी जो फॉर्म्स हैं वो क्या है, कोक, कोल गैस एंड कोल तार, इनके अंदर कन्वर्ट हो जाती है। कोल तार कंटेन लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कोल तार के अंदर भी बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, लाइक इसके अंदर ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसके अंदर, जिनको सेपरेट कर लिया जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बच्चों क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपके पास अगर 2 या 3 चीज़ें मिक्स हो ना तो आप हर चीज़ को उसके बॉइलिंग पॉइंट की बेस पे सेपरेट करते हो। लाइक अगर मेरे पास वाटर एंड एथनॉल मिक्स हुए हैं तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100, एथनॉल का बॉइलिंग पॉइंट है 78 डिग्री सेल्सियस, तो मैं इसको हीट करूँगी, 78 डिग्री सेल्सियस पे वेपर्स बनेंगे। आपके पास एथनॉल के मैं वेपर्स को अलग कर लूँगी और उसको दोबारा से कंडेंस कर लूँगी, तो मेरे पास 78 डिग्री सेल्सियस पे सारे के सारे वेपर्स अल्कोहल के बनेंगे, वाटर के तो नहीं होंगे। तो अल्कोहल अलग हो जाएगा और वाटर अलग हो जाएगा। दिस वन इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मीन्स कि आपके पास अगर 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स प्रेजेंट हों तो आप उनको हर किसी को अलग अलग अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर आप उसको सेपरेट कर लें। उसके बाद नीचे आपको ये एक इन्फॉर्मेशन गिवन है कि पाकिस्तान के जो टोटल जो कोल रिजर्वायर्स हैं वो आपके पास कितने हैं, 184 बिलियन टन हैं। ये तो उस टाइम के अकॉर्डिंग है ना जब ये बुक जिस टाइम हुई, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। तो लेकिन आपने ये इन्फॉर्मेशन करनी है क्योंकि आपने इसी के अकॉर्डिंग चलना है। 80% इस कोल को कहाँ यूज़ किया जाता है, वेयर दिस कोल इज़ यूज टू बेक ब्रिक्स इन लाइन, किन भट्टियों के अंदर ये जो ईंटों को पकाने के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। सम क्वांटिटी इज़ यूज फॉर द डोमेस्टिक पर्पस। कॉन्शियस एफर्ट्स आर मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द पाकिस्तान टू इंडक्ट कोल इनटू इंडस्ट्री। डिफरेंट आगे आपको गिवन है कि उसको फिर नेक्स्ट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर उसको यूज़ किया जा रहा है। सिंध कोल अथॉरिटी, डायरेक्टरेट ऑफ मिनरल डेवलपमेंट ऑफ पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, इसकी नेक्स्ट आपकी इन्फॉर्मेशन गिवन है कि सारे डिफरेंट जो इंसेंटिव्स हैं इनके कोल को नेक्स्ट डिफरेंट जो आप कहते हैं प्रमोशन प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज़ करने की। तो ये आपने इसको एक बार रीड कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों आपके पास सेकंड जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है दैट वन इज़ अ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस आप फेमिलियर हो, नेचुरल गैस जिसको हम यूज़ करते हैं अपनी उसके अंदर कुकिंग के अंदर, घरों के अंदर। इसके अलावा इसको यूज़ किया जाता है ट्रांसपोर्ट गाड़ियों के अंदर भी, ठीक है। तो एक आपके पास एक इम्पॉर्टेंट एनर्जी सोर्स है। एंड आपके पास उन कंट्रीज़ के लिए तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनके अंदर मिनरल ऑयल्स या कोल की डेफिशिएंसी है। मीन्स हमारी कंट्री के अंदर अगर पेट्रोल नहीं है तो हमारे पास कोई गैस का सोर्स है तो हम उसको एज एन एनर्जी कंजम्पशन हम मोस्टली केसेस के अंदर हम उसको यूज़ करते हैं। अगर आपको जो व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ द नेचुरल गैस, आपके पास नेचुरल गैस क्या है, इट इज़ द मिक्सचर ऑफ द लो पॉइंट हाइड्रोकार्बन्स। इसके अंदर आपके पास लो बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन्स लाइक मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ये इसके अंदर प्रेजेंट है। तो आप अगर देखें जो आप चूल्हे के अंदर जो गैस यूज़ करें नॉर्मली तो हम कहते हैं ना ये मीथेन है, लेकिन ये एक्चुअली ये सिर्फ मीथेन नहीं होती बच्चों। आपके पास जो नेचुरल गैस है इसके अंदर मीथेन है 85% एंड बाकी आपके पास इसके अंदर प्रेजेंट होता है C3H8, दिस वन इज़ अ प्रोपेन, इसको भी हम पढ़ेंगे। एंड आपके पास है C4H10, दिस वन इज़ अ ब्यूटेन। तो बाकी जो 15% है वो आपके पास
ये दोनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो मेजर कॉन्स्टिट्यूंट इसका मीथेन है, सो जनरली हम कह देते हैं कि मीथेन आपके पास वही है जो नेचुरल गैस है, ठीक है। लेकिन ओवरऑल इसकी जो कंपोजिशन है उसके अंदर ये दोनों चीज़ें भी आती हैं, ठीक है। उसके अंदर फिर आगे डिफरेंट उसकी जो फॉर्म्स हैं, ठीक है, उसके अंदर जैसे LPG है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसके अंदर ये जो हायर कंटेंट्स होते हैं इनकी प्रोपोर्शन ज़्यादा होती है। लेकिन नेचुरल गैस के अंदर आपके पास क्या होता है, जो मीथेन है वो आपके पास होती है 85%, बाकी आपके पास प्रोपेन एंड ब्यूटेन प्रेजेंट होते हैं थोड़ी सी अमाउंट के अंदर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास जो गिवन है कि मेजर पोर्शन वही जैसे अभी मैंने बताया, इट इज़ आल्सो फॉर्म बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर। कैसे बनती है ऑर्गेनिक मैटर की जब डिकम्पोजिशन, वही बात कि जब ज़मीन के अंदर उनकी वो बरीड होते जाते हैं, ठीक है। तो जब भी कहीं से आप ऑयल निकालोगे तो ऑयल की सरफेस के ऊपर देखें, जब आपकी डिकम्पोजिशन हुई है तो एट द एंड सारे के सारा ऑर्गेनिक मैटर रह गया ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रह गए। तो उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो आपके पास होते हैं लाइट कंपाउंड्स, वो ऊपर सरफेस पे आ जाते हैं और वो लाइट होते हैं और उनके बॉइलिंग पॉइंट्स कम होते हैं, तो मोस्टली गैशियस फॉर्म के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। आप पेट्रोल इनकी सरफेस के ऊपर जो लाइटर कंपोनेंट्स होंगे वो गैशियस फॉर्म के अंदर होंगे, ठीक है। वो आपके पास क्या होगी, नेचुरल गैस होगी। एंड पाकिस्तान के अंदर इट्स बीइंग चीपर इज़ यूज्ड फॉर द पावर जनरेशन, सीमेंट एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज़, फ्यूल एज अ फ्यूल इसको यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रीज़ एंड डोमेस्टिक पर्पसेस में। तो ये आपने इसके नेक्स्ट यूजेस कर लेना, व्हाट इज़ द कंपोजिशन, हाउ इट इज़ ऑब्टेन्ड एंड व्हाट आर इट्स यूजेस। या आपने इसके अंदर आपके डिफरेंट क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है, सारे सोर्सेज के अंदर। जैसे कोल के अंदर तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हाउ कोल इज़ फॉर्म्ड, ठीक है। एंड नेक्स्ट बच्चों आपके पास है पेट्रोलियम, एन इम्पॉर्टेंट एनर्जी सोर्स। अब पेट्रोलियम हम टर्म जो पेट्रोल यूज़ करते हैं इसको बच्चों ज़मीन से एज इट नहीं निकाला जाता। देखिए जो गाड़ियों के अंदर हम पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं ना, उसके लिए हम एक जनरल टर्म तो यूज़ करते हैं पेट्रोल, बट वो एक्चुअली आपके पास होती है गैसोलीन, ठीक है। वो आपके पास एक्चुअली क्या है, गैसोलीन है, जो फ्रैक्शन है उसकी वो। पेट्रोल क्या होता है, ज़मीन के अंदर से एक ब्लैक कलर का लिक्विड जो निकाला जाता है, डैट वन इज़ कॉल्ड द पेट्रोल। आपको अगर याद हो मैट्रिक में आपने सबसे एंड वाला चैप्टर पढ़ा था, ठीक है, जिसमें पेट्रोलियम सबसे एंड वाला आपका सेकंड लास्ट पेज था, जिसमें पूरी वो एक डायग्राम बनी हुई थी कि पेट्रोल में से डिफरेंट फ्रैक्शंस का मतलब है कि डिफरेंट कंपोनेंट्स को कैसे अलग किया जाता है डिस्टिलेशन के प्रोसेस से। तो क्या होता है, पेट्रोल को जब ज़मीन से निकाला जाता है तो वो ब्लैक कलर का एक आपके पास लिक्विड होता है, मिनरल ऑयल इज कॉल्ड पेट्रोलियम एंड इट इज़ इन द रिफाइंड फॉर्म। इट इज़ थॉट टू हैव बीन फॉर्म्ड बाय द स्लो केमिकल एंड द बायोकेमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ द रिमेन्स ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर फाउंड बिटवीन द सेडिमेंट्री रॉक्स। देखिए अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आपका जिस प्लांट या एनिमल की डेथ हुई है तो वो ज़मीन के हमारे पास जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो क्या होती हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या फॉसल फ्यूल्स बनने की हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है। एक हमारे पास है देयर मस्ट बी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, सेकंड वन देयर मस्ट बी हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। एंड हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर कब प्रोवाइड होगा, जब वो दो रॉक्स के दरमियान में वो चीज़ फंसी हुई होगी, ठीक है। प्लांट है, एनिमल है, वो दो रॉक्स के दरमियान अगर है तो उसके ऊपर प्रेशर भी अप्लाई हो रहा है, वहाँ उसके ऑक्सीजन की भी एब्सेंस हो रही है, टेम्परेचर भी ज़्यादा मिल रहा है। तो हमारे पास क्या गिवन है कि पेट्रोल आपके पास बनता है जब ऑर्गेनिक मैटर रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर आर फाउंड बिटवीन द सेडिमेंट्री रॉक्स। व्हेन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रॉक्स इट अपीयर्स लाइक अ लिक्विड ऑफ द ब्लैकिश कलर। जब इसको रॉक से निकाला जाता है तो ये ब्लैक कलर का लिक्विड है जिसको कहते हैं क्रूड ऑयल। फिर उस क्रूड ऑयल को फर्दर प्योरीफाई किया जाता है रिफाइनरीज़ के अंदर। आपने सुना होगा ना ऑयल रिफाइनरीज़, तो रिफाइनरीज़ के अंदर उसकी फर्दर प्योरीफिकेशन का जो प्रोसेस है उसको किया जाता है, ठीक है। एंड अगर हम देखें आपको ये पैराग्राफ बच्चों देखें, इट इज़ डिफाइंड टू गेट द डिफरेंट पेट्रोलियम फ्रैक्शंस एट प्रेजेंट फॉर ऑल रिफाइनरीज आर इन ऑपरेशन। फिर उसकी अटक रिफाइनरी आपकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इट हैज़ अबाउट 1.25 मिलियन टन ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी। टू ऑयल रिफाइनरीज एस्टैब्लिश कराची विच हैव अबाउट 2.13 मिलियन टन ऑफ ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी। उसके बाद पाक अरब रिफाइनरी है जो कि मुल्तान के नज़दीक है। अब इन रिफाइनरीज के अंदर मेन काम क्या होता है बच्चों, जो पेट्रोल है उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है। अगेन वही फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जब हम करेंगे तो क्या होगा, आपको याद होगा मैट्रिक के अंदर आपने एक वो इस तरह की आपकी उसमें बनी हुई थी, पिक्चर बनी हुई थी, जिसके अंदर आप देखते हो कि आप जब उसको हीट करते हो, पेट्रोल को जब आप हीट करते हो तो आपके जो लाइटर कंपोनेंट्स होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, मींस वो जल्दी एवापोरेट होंगे, उन बॉयल होंगे, तो उनको फिर वहाँ से क्या कर लिया जाता है, वहाँ से बाहर निकाल लिया जाता है। और जो हैवियर कंपोनेंट्स हैं वो अलग रह जाते हैं। कुछ कंपोनेंट्स हैं जो कि नीचे सॉलिड फॉर्म के अंदर भी रह जाते हैं, ठीक है। तो सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, मींस बाय बॉइलिंग लिक्विड और बॉइलिंग ऑफ अ सब्सटेंस इट इज़ डिवाइडेड और इट इज़ कन्वर्टेड इनटू डिफरेंट फ्रैक्शंस। डिफरेंट फ्रैक्शंस आर सेपरेटेड फ्रॉम दैट सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ बॉइलिंग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द डिस्टिलेशन। तो जब हम फ्रैक्शंस जो आपके पास पेट्रोल से डिफरेंट फ्रैक्शंस आती हैं वो आपके पास क्या क्या हैं उसको देखते हैं। ये टेबल आपके लिए बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
सबसे फर्स्ट में हमारे पास जो फ्रैक्शन आती है डेट वन इज नेचुरल गैस, इसका बॉइलिंग पॉइंट है लेस दैन 20 डिग्री सेल्सियस। तो हम थोड़ा सा भी हीट करेंगे, ऑलरेडी तो गैशियस फॉर्म के अंदर होगी, तो थोड़ा सा भी हीट करेंगे तो उसको ईजिली हम वहाँ से सेपरेट। इसकी कंपोजिशन क्या है, इसमें CH4 मीन्स मीथेन से C4H10। अगर आपको ये थोड़ा सा आप देखें ना, अभी हम नेक्स्ट देखेंगे भी अल्केन्स की सीरीज़ के अंदर, अभी जस्ट इसको समझ लें कि इसमें कार्बन नंबर 1 से कार्बन नंबर 4 तक, और इसको कहाँ यूज़ किया जाता है, एज अ फ्यूल एंड पेट्रोकेमिकल्स के अंदर, ठीक है। सेकंड फ्रैक्शन इज द पेट्रोलियम ईथर, इसके बॉइलिंग पॉइंट रेंज आपको गिवन है 60 डिग्री सेल्सियस। इसके जो फ्रैक्शंस हैं वो क्या है, C5H12 जिसको कहते हैं पेंटेन, 5 नंबर वाला जो कार्बन होता है ना अल्केन, दैट वन इज कॉल्ड द पेंटेन, एंड C6 दिस वन इज कॉल्ड द हेक्सेन। इसको मोस्टली यूज़ किया जाता है लैब के अंदर एज अ सॉल्वेंट, इसको यूज़ किया जाता है एज अ सॉल्वेंट। नेक्स्ट लिग्राइन और नेफ्था, इसकी के अंदर है 6200 कार्बन, जो बॉइलिंग पॉइंट आपको गिवन है, इसका जो कार्बन है वो 6 से कार्बन 7, एंड इसको भी एज अ सॉल्वेंट रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है। गैसोलीन, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और अगर हम कहें ना कि हमने जो ज़मीन के अंदर से पेट्रोल निकालना है, तो उसमें हमारी बेसिक डिज़ायर होती है कि गैसोलीन का फ्रैक्शन सबसे ज़्यादा है, क्योंकि मोस्टली हमारी जो हमें चाहिए यही होता है फॉर पावर जनरेशन एज अ मोटर फ्यूल। तो इसका आपको वो जो बॉइलिंग पॉइंट की रेंज गिवन है, या जब बॉइलिंग पॉइंट 40 to 220 डिग्री सेल्सियस, तो ये गैसोलीन की भी आगे डिफरेंट टाइप्स आती है ना क्वालिटी वाइज, तो वो उस लिहाज से उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो चेंज होता है। इसके अंदर कार्बन कौन कौन से कार्बन के कंपाउंड्स हैं या कौन कौन से अल्केन्स हैं, तो C4 वाला और C13 तक है, जिसके अंदर मोस्ट कॉमन है C6 से C8 तक, ठीक है। एंड इसको यूज़ किया जाता है एज अ मोटर फ्यूल। नेक्स्ट वन इज़ द केरोसिन ऑयल, केरोसिन मिट्टी का तेल, ठीक है। आपने इसको एक कॉमन टर्म यूज़ की जाती है मिट्टी का तेल। तो ये आपके पास क्या है, इसका बॉइलिंग पॉइंट आपको गिवन है, कार्बन कंटेंट इसके अंदर C8 से C14 तक है, एंड इट इज़ मोस्टली यूज्ड एज अ हीटिंग फ्यूल। हीटिंग पर्पज़ के लिए इसको लकड़ी के ऊपर भी डाल के ना आप अगर उसको जलाएँ या किसी भी बर्निंग के एज इसके अंदर आपको हम बर्नर्स वगैरह के अंदर भी इसी को यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो जलाने के काम के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ अ गैस ऑयल, ये एक हैवियर इसका फ्रैक्शन है, बॉइलिंग पॉइंट इज ग्रेटर दैन 275, कार्बन कंटेंट है कार्बन 12 टू कार्बन 18, एंड इट इज़ मोस्टली यूज्ड एज अ डीजल। डीजल आपके पास जो हैवी व्हीकल्स हैं उनके अंदर एज एन एनर्जी सोर्स, वहाँ आपके लिए गैसोलीन सफिशेंट नहीं होता, वहाँ एज एन एनर्जी सोर्स आप किसको यूज़ करते हो, डीजल को यूज़ करते हो। इसके बाद आपके पास आते हैं लुब्रिकेटिंग ऑयल्स एंड ग्रीजेज। ये आपके पास ना, अब देखें पहले हमारे पास था गैस, फिर आया लिक्विड, तो आहिस्ता आहिस्ता अब जो लिक्विड है ना वो भी थिक होते जा रहे हैं। तो ये जो लुब्रिकेटिंग ऑयल्स हैं ये आपके पास विस्कस लिक्विड्स हैं, ठीक है। इनका कंपोजिशन कार्बन 18 से ग्रेटर है, एंड इनका जो पर्पस है वो क्या, लुब्रिकेशन पर्पस के लिए इनको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है पैराफिन, इसका मेल्टिंग पॉइंट आपको गिवन है, ठीक है। क्योंकि अब मेल्टिंग पॉइंट क्यों गिवन है, क्योंकि ये सॉलिड में आ गया, ठीक है। तो यहाँ मेल्टिंग पॉइंट्स हैं, एंड कार्बन कॉन्टेंट कार्बन 23 से 29 एज अ वैक्स प्रोडक्ट्स इनको यूज़ किया जाता है। एंड नेक्स्ट आपके पास आगे एसफाल्ट और द पेट्रोलियम कोक। एसफाल्ट प्योरली आपके पास सॉलिड फॉर्म के अंदर, ये वो चीज़ है जो एंड पे आपके पास बच गई सॉलिड फॉर्म के अंदर, रेजिड्यू सॉलिड फॉर्म के अंदर बच गए, एंड इसको मोस्टली यूज़ किया जाता है। जैसे ये बाहर आप देखते हो कि जब सड़क बन रही होती है तो उसके ऊपर वो जो ब्लैक कलर का डाला जाता है सब्सटेंस, तो वहाँ इसको मोस्टली यूज़ किया जाता है। पेविंग रूफिंग फ्यूल रिड्यूसिंग एजेंट्स उनके अंदर इसको यूज़ किया जाता है। तो ये हमारे पास आती हैं डिफरेंट फ्रैक्शंस बच्चों, जो कि पेट्रोलियम से एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब इसके अंदर कुछ फ्रैक्शंस हैं जैसे गैसोलीन है, डीजल है, केरोसिन ऑयल है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ फ्रैक्शंस ऐसी होती हैं जो कितनी यूज़ नहीं होती, जैसे लिग्राइन या नेफ्था, इसको इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता। अगर लैब्स के अंदर यूज़ होगा भी तो कितना यूज़ होगा। एंड पेट्रोलियम ईथर, तो कुछ फ्रैक्शंस हैं जो कि हमारे बहुत ज़्यादा काम की होती हैं, कुछ फ्रैक्शंस हैं जो कि इतने काम की नहीं होती। मीन्स अगर हम ज़मीन से हमने पेट्रोल निकाला है ना, उसके अंदर से जस्ट हमारे पास क्या आएगी, 20 से 30% गैसोलीन आई है, हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट ही गैसोलीन थी, तो फिर उस एक्सट्रैक्शन को फ़ायदा नहीं होता। कल फिर हम देखेंगे कि किस तरह से हम जो बाकी सब्सटेंसेस हैं उनको, जो अनडिज़ायर्ड सब्सटेंसेस हैं उनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं विद इन द डिज़ायर्ड सब्सटेंसेस, ताकि हम जो अपनी डेली रिक्वायरमेंट्स उनको फुलफ़िल कर सकें। तो ये वाला टेबल आपके लिए बच्चों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इस टेबल को करना है। एंड बाकी आपने देखना है कि ये किस तरह से सोर्सेज इनके क्या हैं, इनकी फॉर्मेशन किस तरह से होती है, एंड इनको किस तरह से जो है वो एक तो आपको इन्फॉर्मेशन के लिए इनकी डिफरेंट वो गिवन है, रिफाइनरीज वगैरह की इन्फॉर्मेशन, तो वो आपने माइंड में रखनी है, ठीक है। काफ़ी ईजी था आज का लेक्चर, तो इसको देख लें।